मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार शर्मा है। मैं डीएनबी सर्जरी रेजिडेंट हूँ नाजरत हॉस्पिटल शिलोंग के अंदर। आई एम ए सेकेंड ईयर रेजिडेंट। सून आई एम गोइंग टू फिनिश माय सेकेंड ईयर इन डीएनबी रेजिडेंसी। और जल्द एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ए लेक्चर स्मॉल सीरीज ओनली जस्ट ए डिस्कशन अबाउट द गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज उसका प्रिवेलेंस क्या है, वो कैसे प्रिवेलेंस है, उसका कैसे प्रेजेंटेशन होता है, हम लोग कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं टू प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जैसा कि हमें पता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इसके नाम में आ रहा है कि इट इज ए रिफ्लक्स डिजीज जिसमें स्टमक से कंटेंट रिफ्लक्स होकर के जाता है इसोफेगस के अंदर। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इनिशियली ये शुरुआत में फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, लेकिन धीरे धीरे अगर ये परसिस्ट करता है तो ये पैथोलॉजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। डायबिटीज की इसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के इंट्रोडक्शन के बारे में हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इंडिया के अंदर अप टू 40% एडल्ट, लगभग 40% एडल्ट ऐसे हैं जिनके अंदर रिफ्लक्स जो अपने जीवन काल में अपने दैनिक दिनचर्या में जो कभी ना कभी आफ्टर आफ्टर मील दे एक्सपीरियंस द रिफ्लक्स। और लगभग 10% ऐसे हैं जिनको डेली बेसिस पे रिफ्लक्स महसूस होता है, जो इस रिफ्लक्स को एक्सपीरियंस करते हैं आफ्टर मील ओनली। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के पेशेंट्स दे कॉमनली प्रेजेंट विद हार्ट बर्न, जिसे हम पायरोसिस भी बोलते हैं, और वाटर ब्रेश मींस देयर इज एक्सेसिव सलाइवेशन होता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लक्स। पेशेंट चाहता है क्योंकि बिकॉज एसिडिक कंटेंट उसके स्टमक से, एज वी नो कि स्टमक के अंदर एसिडिक कंटेंट होता है, वो एसिडिक कंटेंट जाता है इसोफेगस के अंदर, और जब वो इसोफेगस के अंदर जाएगा तो वहां की म्यूकोसा को डैमेज करता है। तो उसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। हमारी बॉडी क्या करेगी, वो एक्सेसिव अमाउंट में सलाइवेशन करेगी, विच इज, क्योंकि हमें पता है कि सलाइवा जो होता है वो एल्कलाइन रिच होता है, तो दिस सलाइवा विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज द एसिड। जो भी एसिड आया है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। अगर पेशेंट्स के सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो हमें इसका इवेल्युएशन और पीएच मॉनिटरिंग और इसोफेजियल मैनोमेट्री की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इफ पेशेंट इज हैविंग ऑन एंड ऑफ एपिसोड्स, नॉट हैविंग रिकरेंट एपिसोड्स फॉर फ्यू डेज ओनली आफ्टर टेकिंग हैवी मील, जिसमें खाना ज्यादा खाने के बाद में ब्लॉटिंग होना, वो सब कंप्लेंट्स है, तो पीएच मैनोमेट्री एंड इसो पीएच मॉनिटरिंग एंड इसोफेजियल मैनोमेट्री इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस है जिनके ऊपर हम बात करेंगे कि जिनकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज आती है। जैसे कि अगर किसी को मेडिकल कंडीशंस है, पेशेंट्स को ड्रग्स ले रहा है, पेशेंट किसी किसी काइंड की ड्रग थेरेपी के ऊपर है, वो किसी भी मेडिकल कॉज की वजह से भी हो सकता है कि पेशेंट ड्रग ले रहा हो। और लाइफस्टाइल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल के अंदर आता है जैसे स्ट्रेस वगैरह। तो पहले हम मेडिकल कंडीशन की बात करते हैं कि अगर पेशेंट को डायबिटीज है या हाइपोथायरॉयडिज्म है या एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है ड्रग्स। ड्रग्स की बात करें तो हमें मालूम है कि जो लोग एनसिड्स ज्यादा लेते हैं, दोज हु आर एनसिड्स एब्यूजर्स, उनके अंदर म्यूकोसा का डैमेज होना, स्टमक की म्यूकोसा का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस म्यूकोसल डैमेज, उसकी वजह से पेशेंट्स को अल्सर बन सकते हैं, रिफ्लक्स हो सकता है। दिस एसिडिक कंटेंट विल गो इनटू द इसोफेगस एंड विल कॉज डैमेज टू द, जो इसोफेगस का जो लोअर पार्ट होता है उसको डैमेज करेगा। अब ऐसा होता क्या है, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर भी एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और ये एसिड का प्रोडक्शन विल डैमेज टू द, बिकॉज ये रिफ्लेक्स करेगा और उसके बाद में म्यूकोसा को डैमेज करना चालू करेगा। उसके अलावा कोई लोग चाय कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं, अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, या जो जिनका प्रोटीन डाइट इंटेक नहीं है, जो लोग हैवी कार्बोहाइड्रेट मील लेते हैं, उन लोगों में इस रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए अगर पेशेंट को रिफ्लक्स हो रहा है। रिफ्लक्स का मतलब ये होता है कि हम रिफ्लक्स ऐसा करेगा क्या, इसका पैथोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, उसके ऊपर बात करें। तो जो लोअर इसोफेगस होता है, हमारे लोअर इसोफेगस जो होता है, इसोफेगस, उसके अंदर जो म्यूकोसा होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब क्या होता है, जो कंटेंट आता है, एसिड कंटेंट कहाँ से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है। ये स्टमक से आने वाला कंटेंट इस म्यूकोसा को डैमेज करेगा और कन्वर्ट कर देगा कोलुमनार एपिथेलियम के अंदर, इसे हम बोलते हैं कोलुमनार मेटाप्लेजिया। तो स्क्वेमस एपिथेलियम जो वो बिकॉज ऑफ द एसिड रेस्पॉन्स की वजह से, बार बार डैमेज होने की वजह से, उसकी एपिथेलियल लाइनिंग चेंज होकर के बन जा रही है कोलुमनार एपिथेलियम। अब इस कोलुमनार एपिथेलियम से क्या होगा, तो ये जो कोलुमनार एपिथेलियम है, ये प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर होता है कि एक एबनॉर्मल म्यूकोसा का आना, जो लाइनिंग एपिथेलियल लाइनिंग थी वो ओरिजिनल लाइनिंग चली गई और उसकी जगह एक एबनॉर्मल एक्टोपिक लाइनिंग आ गई। दिस एक्टोपिक लाइनिंग ये क्या करेगी, ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है बेरेट इसोफेगस के लिए। तो बेरेट इसोफेगस एक प्री प्रेग्नेंट कंडीशन होती है जो करती है एडिनोकार्सिनोमा। सो अगर एक पेशेंट क्रॉनिक रिफ्लक्स डिजीज से पेशेंट है
क्रॉनिक रिफ्लक्स डिजीज का पेशेंट है, बार बार उसको रिफ्लक्स हुआ है, उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई इवेल्युएशन नहीं लिया, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उसका जो म्यूकोसा है वो कोलिनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, बेरेट हो जाएगा। बेरेट जो होगा वो रिस्क फैक्टर बनेगा एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस का, जो कि एक ड्रेडेड कंडीशन है। आजकल इसकी प्रेवलेंस भी बढ़ती जा रही है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसका मेल टू फीमेल जो एपिडेमियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो मेल टू फीमेल रेशो 2.1:2 और 3.1:1 है, कि ऑलमोस्ट इक्वल है, 2.1 to 3.1। एंड जो बेरेट इसोफेगस है विच इज इट इज 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा कॉमन है मेंस के अंदर। इसीलिए एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस इज मोर कॉमन इन, ये ज्यादा कॉमन है आदमियों के अंदर। क्यों? मेंस के अंदर क्यों? क्योंकि बिकॉज बेरेट इसोफेगस 10 टाइम्स ज्यादा कॉमन है मेंस के अंदर। अब बात आती है कि और कौन कौन सी ड्रग्स हैं, और कौन ऐसी कौन सी हेल्थ है पेशेंट्स, कौन कौन सी ड्रग्स की वजह से। तो हमने बात की थी एनसिड्स की। तो एनसिड्स अब्यूज हमने बात, एनसिड्स पेशेंट जब ज्यादा लेता है, कोई भी किसी भी तरह की पेशेंट्स को कंप्लेंट रहती है पेन की। कुछ लोग होते हैं जो क्रॉनिक, जिनको हल्का भी सिर दर्द होता है, हल्का भी पेट दर्द होता है, दे जाते हैं और डायरेक्टली फार्मेसी से जाकर के एनसिड्स ले लेते हैं विदाउट कंसल्टिंग टू एनी डॉक्टर। तो क्रॉनिक एनसिड्स अब्यूजर बन जाते हैं कि उनको वो पेन थ्रेशोल्ड नहीं, वो पेन के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनको जरा भी पेन हुआ तो वो मेडिसिन ले लेते हैं। तो इस तरह की जो एनसिड्स होंगी, इस तरह की जो एनसिड्स मेडिकेशन जो वो लोग लेंगे, तो वो म्यूकोसा को डैमेज करती है, स्टमक के बैरियर को डैमेज करेगी, और उसकी वजह से अल्सर का रिस्क बढ़ जाएगा, एपिथेलियल लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, और रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरे हमने बात की मेटफॉर्मिन, डायबिटीज पेशेंट्स दे वेरी कॉमनली दे टेक द मेटफॉर्मिन टेबलेट्स। तो मेटफॉर्मिन टेबलेट ये भी एक रिस्क फैक्टर है रिफ्लक्स डिजीज के लिए। तो ऐसे में ये देखा गया है कि अगर आप मेटफॉर्मिन को बंद कर देंगे तो पेशेंट्स के सिम्टम्स जो हो जाएंगे वो ठीक हो जाएंगे। तो हमें इसलिए कहते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसका इवेल्युएशन करना जरूरी है। तो हम पहले इवेल्युएट करते हैं कि उसका कॉज क्या है। अगर पेशेंट थायराइड मेडिकेशन पे है तो थायराइड मेडिकेशन को स्टॉप करना है या उसका डोज को रेगुलेट करना है। लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक मेडिकेशन पे है तो जो कल्प्रिट मेडिकेशन मेटफॉर्मिन है, तो मेटफॉर्मिन को स्टॉप करना है, और वी कैन स्टार्ट एनी अदर सब्स्टिट्यूट्स, SGLT2 इनहिबिटर्स एंड ऑल। नाउ जीआरडी का पेशेंट आता कैसे है? जीआरडी का पेशेंट आता है, वो कहता है कि उसको अपर एब्डोमेन के अंदर, एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर और द चेस्ट के अंदर थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, और अपर एब्डोमेन के अंदर उसको बर्न हार्ट बर्न हो, अपर एब्डोमेन के अंदर बर्निंग कंप्लेंट्स होता है, जलन होना जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं। पेशेंट बोलता है कि उसको नोजिया की कंप्लेंट्स है, रिगरगिटेशन होता है, कि जो भी वो खाना खाता है, खाना जो होता है वो स्टमक से फूड पाइप के अंदर आता है, मींस इसोफेगस के अंदर आता है और रिफ्लक्स करता है। ऐसे ये वो लोग होते हैं जो ज्यादा हैवी कार्बोहाइड्रेट मील लेते हैं, जो एक साथ बल्क में खाना खाते हैं, जिनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता है, जिनके खाने और सोने के बीच में गैप नहीं होता है। ऐसा कहा कहा जाता है एज पर द मेडिकल साइंस बुक कि मिनिमम 2 to 3 घंटे, 3 आवर्स ड्यूरेशन, इट शुड बी द गैप बिटवीन स्लीप एंड द फूड, कि जब भी आप सोने जाएं और जब भी आपका मील हो, उसके बीच में आपको 2 से 3 घंटे का गैप रखना है। जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको अपना हेड एंड एलिवेट रखना है, जो भी उनका जो सिर सिर वाला पोर्शन जिस तरफ वो रख के सोते हैं उसको एलिवेट रखना है, उसको फ्लैट नहीं रखना है। छोटा छोटा मील पोर्शन लेना होता है। और रिकमेंडेशन है, अमेरिकन गाइडलाइंस है, कि अगर आप खाना खा रहे हैं, आपको रिफ्लक्स डिजीज का प्रॉब्लम है, आप छोटा छोटा पोर्शन लीजिए, खाना खाने के बाद में 15 से 20 मिनट वॉक कीजिए। एंड ये वॉक जो होनी चाहिए, छोटी वॉक होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। ये इट शुड नॉट बी कि फास्ट रनिंग, इट शुड बी स्लो वॉक। तो आपको छोटी वॉक करनी है, 15-20 मिनट के लिए आराम आराम से चलना है खाना खाने के बाद में। इस तरह के पेशेंट्स में वॉमिटिंग होता है, बहुत कॉमन है रिगरगिटेशन की वजह से। पेशेंट्स को लगेगा कि उनका जो ब्लॉटिंग हो रहा है, मतलब उनका एब्डोमेन फूला हुआ है, उनको लगेगा कि उनका पेट भारी हो गया है। कुछ लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि गैस बन गया है। जो आप किसी भी इंडिया इंडिया के अंदर किसी भी रूरल स्टेज में, या कॉमन जो लैंग्वेज है वो यही है कि डॉक्टर साहब हमारा पेट भारी हो गया है और हमें भारी भारी लगता है, इंडाइजेशन की, अपच की कंप्लेंट्स है, इंडाइजेशन की कंप्लेंट्स है। तो ये एक रिफ्लक्स, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, पेशेंट्स को हमें मेटाक्लोप्रामाइड प्रोकाइनेटिक एजेंट्स देने हैं, PPI पे रखना है पेशेंट्स को इवेल्युएशन करना है, एंडोस्कोपी कराते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमारी एंडोस्कोपी होती है, देखने के लिए कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होती है वो रिलैक्सेशन है, उसका जो एंगल होता है, हिस एंगल बोलते हैं, स्टमक और इसोफेगस के बीच में उसका कितना एंगल हो गया है। अगर वो ज्यादा हो गया है तो रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे पेशेंट्स को हम हाई प्रोटीन डाइट सजेस्ट करते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट मील, हाई हाई प्रोटीन डाइट। उसके अलावा
कॉफी, चाय, अल्कोहल, टोबैको, इन सबको बंद रखना है। स्ट्रेस नहीं रखना है। आजकल एक मार्केट में नई ड्रग आई है वोनोप्राजोन, बहुत अच्छी ड्रग है। वोनोप्राजोन का जापान के अंदर 2014 से चालू है। हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में वोनोप्राजोन को यूज करते हैं क्रॉनिक रिफ्लक्स डिजीज के पेशेंट्स के अंदर। हमने देखा है पेशेंट्स को हम एकोटिनामाइड देते हैं, एकोगट टेबलेट, एकोटिनामाइड और प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। उसके अलावा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, दीज आर द लाइक सिरप, इंस्टाराप सिरप, सुक्राल, ऑल दोस थिंग्स, सुक्रालाफिल एंड ऑक्सीटेकेन सिरप्स। इन सब की वजह से पेशेंट्स को क्रॉनिक जो जीआरडी के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत रिफ्लक्स मिलता है, बहुत आराम मिलता है। लेकिन अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है, पेशेंट मेडिकल थेरेपी फेल हो जाती है, पेशेंट मेडिकल थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो फिर उसके लिए हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हम फंडोप्लाइकेशन करते हैं, नीशियन फंडोप्लाइकेशन, जो कि बहुत कॉमन सर्जरी है इस जीआरडी के पेशेंट्स के अंदर, हाइटस हर्निया के पेशेंट्स के अंदर। जीईआरडी और हाइटस हर्निया भी इंटरलिंक होते हैं। हाइटस हर्निया के पेशेंट्स में मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जीईआरडी ही होता है। ऐसे पेशेंट्स को जो क्रॉनिकली है, जिनको हाइटस हर्निया भी है, उनको फिर हम सर्जिकली एडवाइस करते हैं नीशियन फंडोप्लाइकेशन। उसके अलावा अदर मेथड्स भी है सर्जरी के, जिसमें हम क्या करते हैं, एक बैंड लगा देते हैं अराउंड द स्टमक, और उस पार्ट को कॉन्स्ट्रेट कर देते हैं, थोड़ा नैरो कर देते हैं, ताकि रिफ्लेक्स ना हो। प्रेशर्स को मेंटेन करने के लिए लोअर एसोफेजियल को हाई प्रोटीन डाइट सजेस्ट करते हैं। पीपीआई हम देते हैं, पीपीआई के अंदर हमने बोल दिया रेबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल और ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ऑल दोज मेडिकेशंस एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस। कुछ डॉक्टर्स प्रीफर करते हैं रेबिप्राजोल, आई ऑल्सो प्रीफर रेबिप्राजोल एंड द एस्मोप्राजोल। दे आर वेरी गुड मेडिकेशंस, एंड अलोंग विद दैट लिवोसल्प्राइड और मेटोक्लोप्रामाइड, दोनों ड्रग बहुत अच्छी हैं, हम यूजुअली कॉम्बिनेशन के अंदर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम एक ही बात कहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल की कीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लीजिए, जो स्ट्रेस फैक्टर्स है उनसे दूर रहिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। और जब भी कोई प्रॉब्लम बढ़े, आपको लगे कि नहीं रिफ्लक्स ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से बार बार पेशेंट्स की लाइफस्टाइल खराब हो रही है, तो जब लाइफस्टाइल इफेक्ट होने लग जाए तो प्लीज जाइए डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर्स के जो मेडिकेशंस हैं उनको फॉलो कीजिए। डायबिटीज के अंदर ध्यान रखिए कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए। उसके अलावा अपनी लाइफ के अंदर रोज 15 से 20 मिनट, वीक में 3 से 4 बार वॉक कीजिए। अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद फार्मेकोकाइनेटिक, मीन्स दवाइयाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, इनके साथ में आप डायबिटीज के साथ साथ जीईआरडी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। आज का हमारा सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।